मैं एक ऐसा राजा हूं जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। और अब मैं हिंदुस्तान जीतने आया हूं। मैंने हिंदुस्तान जीत लिया, लेकिन बाद में सब कुछ खत्म हो गया। तो वीडियो पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साल था 1526। दिल्ली एक ताकतवर सल्तनत, लेकिन अंदर से टूटती हुई। गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी, एक ऐसा सुल्तान जिसे उसके अपने ही लोग खुश नहीं थे। दरबार में वफादारी कम और साजिशें ज्यादा थीं। उधर हिंदुस्तान से दूर काबुल में एक ऐसा आदमी बैठा था जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एक योद्धा, लेकिन एक ऐसा राजा जो बार बार हार चुका था। समरकंद खो चुका था, अपनी जमीन खो चुका था। अब उसके पास बस काबुल था और एक अधूरा सपना। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसे चाहिए था एक बड़ा साम्राज्य, एक नई पहचान। तभी हिंदुस्तान से एक संदेश आया। दिल्ली के कुछ अमीर जो इब्राहिम लोदी से तंग आ चुके थे, उन्होंने बाबर को बुलाया। ये मौका था और बाबर ने इसे पकड़ लिया। 1526 बाबर अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ चला। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास था रणनीति, अनुशासन और सबसे बड़ा हथियार, तोपें। फिर आया वो दिन, पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, हाथी, हजारों सैनिक, और दूसरी तरफ बाबर, कम सैनिक लेकिन साफ दिमाग। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, और फिर बाबर ने आदेश दिया, आग। अचानक तोपों की आवाज गूंजी। लोदी की सेना घबरा गई, हाथी बेकाबू हो गए। बस यहीं से सब बदल गया। कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी सेना हार चुकी थी। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया और बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन बाबर जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हिंदुस्तान जीतना आसान नहीं और उसे संभालना उससे भी मुश्किल है। दिल्ली की गद्दी अब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हाथ में थी, लेकिन ये जीत उतनी मजबूत नहीं थी जितनी दिख रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ एक शहर नहीं था, ये था राजाओं, सरदारों और बागियों का जाल। अभी बाबर ने दिल्ली संभाली ही थी कि एक नई चुनौती सामने आ गई। राजपूताना से एक ऐसा योद्धा जो बाबर को भारत से बाहर फेंक देना चाहता था। नाम राणा सांगा। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक सपना था, राजपूतों की ताकत का प्रतीक। उसने कई राजपूत राजाओं को साथ लिया और बाबर के खिलाफ एक विशाल सेना तैयार कर ली। बाबर समझ गया, अगर ये जंग हार गया तो उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। ये था खानवा का युद्ध। ये जंग आसान नहीं थी। राणा सांगा की सेना बहादुरी और संख्या दोनों में भारी थी, लेकिन बाबर ने एक बार फिर अपनी रणनीति दिखाई। तोपें, घेराबंदी और डिसिप्लिन हमला। जंग भयंकर हुई, घंटों तक तलवारें टकराती रहीं, लेकिन अंत में बाबर जीत गया। इस जीत के बाद अब बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो बन चुका था हिंदुस्तान का असली बादशाह। लेकिन लगातार युद्धों ने उसे थका दिया था। साल 1530 बाबर की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई उसके बेटे के हाथ में। नाम हुमायूं। हुमायूं दिल का अच्छा, लेकिन शासन में उतना मजबूत नहीं। जहां बाबर एक योद्धा था, वहीं हुमायूं थोड़ा अस्थिर था, और यही कमजोरी धीरे धीरे सामने आने लगी। उसी समय एक नया खतरा उभर रहा था। बिहार और बंगाल की तरफ से एक ऐसा नेता जो बहुत तेज दिमाग और खतरनाक रणनीतिकार था। नाम शेर शाह सूरी। शेर शाह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था और हुमायूं इसे समझ नहीं पा रहा था। फिर आया वो समय जब दोनों आमने सामने आए। पहले चौसा का युद्ध और फिर कन्नौज का युद्ध। इन दोनों जंगों में हुमायूं को भारी हार मिली, और एक समय ऐसा आया जब हुमायूं को अपना ही साम्राज्य छोड़ना पड़ा। वो भागता रहा, रेगिस्तान, जंगल और अनजान रास्तों पर। एक बादशाह जो कभी दिल्ली का मालिक था, अब बेघर हो चुका था। उधर शेर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और एक नया राज शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था, वो वापस आने वाला था। रेगिस्तान की तपती रेत, अनजान रास्ते और एक भागता हुआ बादशाह, ये वही था हुमायूं, जिसके पास कभी पूरा हिंदुस्तान था। आज उसके पास कुछ भी नहीं था, न सेना, न ताकत, न गद्दी, बस एक उम्मीद। कई सालों तक हुमायूं भटकता रहा, कभी सिंध, कभी राजस्थान,
हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या वो वापस आ पाएगा? आखिरकार उसे सहारा मिला फारस यानी पर्शिया से। वहां के शासक ने हुमायूं की मदद की, उसे सेना दी और एक मौका। अब हुमायूं फिर से तैयार था, इस बार हारने के लिए नहीं, अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। उधर शेर शाह सूरी अब इस दुनिया में नहीं था। उसके बाद उसका साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, अंदर ही अंदर टूटने लगा। और यही था वो मौका जिसका हुमायूं इंतजार कर रहा था। साल 1555 हुमायूं ने हमला किया और धीरे धीरे वो एक एक करके अपने पुराने इलाकों को वापस लेने लगा। दिल्ली, वो शहर जिसे उसने खो दिया था, अब फिर से उसके सामने था और इस बार वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। कुछ ही समय में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी वापस हासिल कर ली। इतने सालों बाद वो फिर से बादशाह बन गया। लेकिन कभी कभी किस्मत अजीब खेल खेलती है। एक दिन हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया। एक छोटा सा हादसा, लेकिन वही उसकी मौत की वजह बन गया। इतनी बड़ी वापसी के बाद इतना अचानक अंत। अब गद्दी फिर से खाली थी और इस बार जिसके सिर पर ताज रखा गया वो सिर्फ 13 साल का था। नाम अकबर, एक बच्चा, लेकिन किस्मत ने उसे बना दिया था हिंदुस्तान का बादशाह। शुरुआत में उसके साथ था एक वफादार और ताकतवर सरदार बैरम खान, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली की गद्दी खतरे में थी। इस बार सामने था हेमू, एक ऐसा योद्धा जो मुगलों को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। दोनों सेनाएं फिर से आमने सामने आईं, उसी मैदान में जहां इतिहास पहले भी बदल चुका था। पानीपत, ये था पानीपत की दूसरी लड़ाई। जंग शुरू हुई और शुरुआत में हेमू की सेना भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुगल साम्राज्य फिर से खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक तीर सीधा हेमू की आंख में लगा और बस यहीं से सब बदल गया। सेना घबरा गई, कमांड टूट गया और कुछ ही समय में जंग खत्म हो गई। अकबर जीत चुका था। अब वो सिर्फ नाम का बादशाह नहीं था, अब असली खेल शुरू होने वाला था। पानीपत की जीत के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अकबर, सिर्फ 13 साल का, लेकिन उसके कंधों पर था पूरे हिंदुस्तान का भविष्य। शुरुआत में सारा नियंत्रण था बैरम खान के हाथ में। वही फैसले लेता था, वही युद्ध लड़ता था और अकबर बस देख रहा था, सीख रहा था। लेकिन समय के साथ अकबर बदलने लगा। उसे समझ आ गया था, अगर उसे सिर्फ नाम का बादशाह नहीं बनना तो उसे खुद फैसले लेने होंगे। साल था 1560। अकबर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बैरम खान को सत्ता से हटा दिया। अब अकबर अकेला था, लेकिन पहली बार वो सच में बादशाह था। अब शुरू हुआ विस्तार। अकबर ने एक एक करके अपने दुश्मनों को हराना शुरू किया। मालवा, गुजरात, बंगाल, धीरे धीरे पूरा उत्तर भारत उसके अधीन आने लगा। लेकिन अकबर सिर्फ तलवार से जीतना नहीं चाहता था, वो दिल भी जीतना चाहता था। यहीं से आया उसका सबसे बड़ा फैसला, राजपूतों के साथ संबंध। उसने युद्ध के बजाय संधि का रास्ता चुना। राजपूत राजाओं से रिश्ते बनाए, शादी भी की और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने उसके दुश्मनों को उसका साथी बना दिया। अब उसका साम्राज्य सिर्फ बड़ा नहीं, मजबूत भी हो रहा था। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुका। उसे सिर्फ जमीन पर राज नहीं करना था, उसे लोगों के दिलों पर राज करना था। उसने धर्म को लेकर एक नया नजरिया अपनाया। जहां उस समय धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही थीं, वहीं अकबर ने कहा कि सब धर्म बराबर हैं। और फिर उसने एक नई सोच पेश की, दीन-ए-इलाही। ये कोई धर्म नहीं था, ये एक विचार था, जहां हर धर्म की अच्छी बातों को अपनाया गया। अकबर खुद अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलता, बहस करता, समझने की कोशिश करता। उसके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर जगह मिलती थी। यही वजह थी कि लोग उसे सिर्फ डर से नहीं, सम्मान से मानते थे। धीरे धीरे अकबर का साम्राज्य अपनी चरम पर पहुंच गया। एक ऐसा साम्राज्य जहां कानून था, व्यवस्था थी और स्थिरता थी। इतिहास में उसे कहा गया कि मुगल साम्राज्य का असली निर्माता। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट भी आती है और अकबर की इस मजबूत नींव पर अब बैठने वाला था एक ऐसा शासक जिसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। अकबर के बाद मुगल गद्दी पर बैठा उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर यानी जहां पर राज करने वाला। लेकिन उसकी कहानी तलवार से ज्यादा दिल से जुड़ी हुई थी। उसे युद्ध से ज्यादा कला, न्याय और शौक पसंद थे। कहा जाता है उसने अपने महल के बाहर एक जंजीर लगवाई थी, न्याय की जंजीर, जिसे खींचकर कोई भी आम इंसान सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सकता था।
लेकिन जहांगीर की असली ताकत कोई और था। नाम नूरजहां। नूरजहां सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो थी जहांगीर की सबसे बड़ी सलाहकार और कई बार उससे भी ज्यादा ताकतवर। दरबार के फैसले, राजनीति, हर जगह उसका प्रभाव दिखने लगा था। उसी दौरान भारत में एक नई ताकत धीरे धीरे कदम रख रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे सिर्फ व्यापारी थे, मसाले, कपड़े, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लोग आगे चलकर पूरे देश की किस्मत बदल देंगे। समय बीता और फिर गद्दी पर बैठा शाहजहां। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने सबसे खूबसूरत दौर में था। शाहजहां वैभव का बादशाह। जहां उसने राज किया वहां सिर्फ ताकत नहीं, खूबसूरती भी दिखाई देती थी। महल, बाग, इमारतें, सब कुछ भव्य था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी एक मोहब्बत की कहानी। उसकी बेगम मुमताज महल, जिससे वो बेहद प्यार करता था। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी खेल खेला। मुमताज की मौत हो गई और उसी दर्द से जन्म हुआ एक ऐसी इमारत का जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, ताजमहल। सफेद संगमरमर में बना एक ऐसा मकबरा जो आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। इस दौर में मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। धन, ताकत और शान, सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महल के अंदर ही एक नई लड़ाई शुरू हो रही थी, शाहजहां के बेटों के बीच गद्दी के लिए। और इसी लड़ाई से उभरकर सामने आने वाला था एक ऐसा शासक जो साम्राज्य को सबसे ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन शायद वही उसके पतन की शुरुआत भी करेगा। महल के अंदर चल रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी थी। शाहजहां के बेटे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। गद्दी अब सिर्फ विरासत नहीं थी, एक जंग थी। इन सब के बीच एक नाम सबसे आगे निकल कर आया, औरंगजेब। चालाक, धैर्यवान और बेहद महत्वाकांक्षी। उसने अपने भाइयों को एक एक करके हराया। दारा शिकोह, जो सबसे बड़ा दावेदार था, उसे भी उसने रास्ते से हटा दिया। और फिर सबसे बड़ा झटका, उसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर दिया। आगरा के किले में, जहां से शाहजहां दूर से ताजमहल को देखता रहा। और इधर औरंगजेब बन चुका था हिंदुस्तान का बादशाह। अब शुरू हुआ उसका राज, एक ऐसा राज जो पूरी तरह अलग था। जहां पहले शान और सौंदर्य था, वहीं अब सख्ती थी, अनुशासन था और एक अलग सोच। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया। दक्षिण भारत तक उसने मुगल झंडा पहुंचा दिया। इतिहास में यह मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार था। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य, उतनी बड़ी मुश्किलें। औरंगजेब की नीतियां सबको पसंद नहीं आईं। कई जगह विद्रोह शुरू हो गए। राजपूत, जाट और सबसे बड़ा नाम मराठा शक्ति। ये वही समय था जब दक्षिण में एक नई ताकत उठ रही थी जो मुगलों को खुली चुनौती दे रही थी। युद्ध, लगातार युद्ध, सालों तक। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं लड़ाइयों में लगा दी। लेकिन इन युद्धों की कीमत बहुत बड़ी थी। खजाना खाली होने लगा, सेना थकने लगी और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जिस साम्राज्य को उसने सबसे बड़ा बनाया, उसी के अंदर दरारें भी सबसे गहरी हो चुकी थीं। साल था 1707। औरंगजेब की मौत हो गई और उसके साथ ही एक युग खत्म हो गया। अब मुगल साम्राज्य के पास न वो ताकत थी, न वो नेतृत्व। और यहीं से शुरू हुआ धीरे धीरे गिरता हुआ मुगल साम्राज्य। 1707 औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य के पास सब कुछ था। ताज था, नाम था, लेकिन ताकत नहीं थी। अब गद्दी पर बैठने वाले बादशाह नाम के शासक थे। असली सत्ता दरबारियों और साजिशों के हाथ में चली गई थी। हर कुछ सालों में एक नया बादशाह और फिर उसकी जगह कोई और। साम्राज्य अब बाहर से नहीं, अंदर से टूट रहा था। उसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में नई शक्तियां उभर रही थीं। मराठा, राजपूत, सिख, अब किसी को मुगलों का डर नहीं था। दिल्ली, जो कभी पूरे हिंदुस्तान का दिल थी, अब सिर्फ एक शहर बनकर रह गई थी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। साल 1739 उत्तर पश्चिम से एक हमलावर आया। नाम नादिर शाह। ये था नादिर शाह का आक्रमण। उसने दिल्ली पर हमला किया और इस बार मुगल सेना कुछ भी नहीं कर पाई। दिल्ली लूटी गई, सोना, चांदी, खजाने सब कुछ ले लिया गया। यहाँ तक कि मुगलों की शान मयूर सिंहासन भी छीन लिया गया। और फिर दिल्ली की गलियों में खून बहा। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये था मुगल साम्राज्य की रीढ़ टूटना। अब सबको साफ दिखने लगा था कि ये साम्राज्य ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उधर एक और ताकत धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी।
जो कभी व्यापारी बनकर आई थी, अब राजनीति में उतर चुकी थी। साल 1757 एक और बड़ा मोड़ आया, प्लासी की लड़ाई। इस जंग ने भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत कर दी। अब मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे और असली खेल कोई और खेल रहा था। इतिहास बदल चुका था और मुगल साम्राज्य अब अपने अंत के बिल्कुल करीब था। दिल्ली का लाल किला, जहां कभी शाही शान गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। मुगल साम्राज्य जो कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था, अब सिर्फ नाम बनकर रह गया था। गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह जफर, एक बादशाह लेकिन बिना ताकत के, बिना सेना के, बिना असली सत्ता के। उसका राज बस लाल किले की दीवारों तक सीमित था। उधर पूरा हिंदुस्तान अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जा रहा था। लेकिन इतिहास ने अभी एक आखिरी मोड़ बचा कर रखा था। साल 1857 एक चिंगारी भड़की सिपाहियों के बीच, और देखते ही देखते वो चिंगारी बन गई 1857 का विद्रोह। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये था सालों का गुस्सा, नफरत और आजादी की पहली पुकार। और इस विद्रोह का चेहरा बनाया गया बहादुर शाह जफर को, एक बूढ़ा बादशाह जिसके पास ताकत नहीं थी लेकिन नाम था। लोग उसके पास आए और कहा, आप हमारे बादशाह हैं, हमें आपका साथ चाहिए। शायद जफर जानता था कि ये लड़ाई जीतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे इतिहास पलट जाएगा। दिल्ली में बगावत फैल गई, अंग्रेजों को चुनौती मिल गई, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अंग्रेजों ने पूरी ताकत से जवाब दिया, दिल्ली को घेर लिया गया, जंग हुई और आखिरकार विद्रोह दबा दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया और फिर उसे हिंदुस्तान से दूर रंगून, आज का म्यांमार, भेज दिया गया, जहां एक समय का बादशाह अकेलेपन में धीरे धीरे खत्म हो गया। यही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जो बाबर की तलवार से शुरू हुआ था और जफर की आंखों के आंसुओं में खत्म हो गया। 300 साल, इतिहास, शान, ताकत, मोहब्बत और पतन, सब कुछ अब सिर्फ कहानियां बन चुकी थीं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मुगल साम्राज्य सिर्फ एक राज था या भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़? अगर आपको ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए राज जानने हैं तो हमारे हिस्ट्री नेक्सा चैनल को सब्सक्राइब करें।